कारखाना अधिनियम फैक्ट्रीज एक्ट 1948, यह कानून भी मर्ज कर दिया गया। यह भी मर्ज है। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड, वर्किंग कंडीशंस कोड 2020। लेकिन अभी चूँकि यह कोड लागू नहीं है, इसलिए पुराना फैक्ट्रीज एक्ट ही अभी तक एप्लीकेबल है। अब यहाँ देखना है कि प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ये निर्भर करता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जितना ज़्यादा होगा वो वस्तु की कीमत उतना ही ज़्यादा होगा। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बेसिकली निर्भर करता है वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट में जितने भी आप देखिएगा टैक्सेशन वगैरह है सब फिक्स्ड कॉस्ट है। और वेरिएबल कॉस्ट में मेन दो कॉस्ट है, एक लेबर कॉस्ट और एक कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। अब यहाँ देखते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, डिफरेंट कंट्रीज में औद्योगिक क्रांति आया। औद्योगिक क्रांति कहते हैं कि द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फर्स्ट लार्ज स्केल इंडस्ट्री इन एनी कंट्री इंडिकेट्स द फेज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑफ दैट कंट्री। किसी भी देश में पहला बृहद पैमाने के उद्योग की स्थापना ही उस देश के औद्योगिक क्रांति को दर्शाता है। अब यहाँ देखिएगा कि अपने देश में भी 1851 में मानते हैं कि 1851 में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। वो इसलिए मानते हैं कि फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल्स मिल जो है वो एस्टेब्लिश किया गया रामपुरवा वेस्ट बंगाल में, जो कि सक्सेस नहीं हुआ। इसके बाद जब बॉम्बे में हम बैठाए वो सक्सेस हो गया, और जूट इंडस्ट्री जब वेस्ट बंगाल में बैठाए वो सक्सेस था। तो फर्स्ट लार्ज स्केल इंडस्ट्री कॉटन टेक्सटाइल्स के रूप में आया। अब यहाँ जब कॉटन टेक्सटाइल्स की बात करेंगे तो देखिएगा कि रॉ मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट दो चीज़ देखेंगे। तो इंडिया में क्या था कि ये कॉटन जो थे वो बहुत सस्ता होता था, कॉटन बहुत चीप होता था, बहुत सस्ता होता था। उसमें राष्ट्रगान में देखिएगा पंजाब सिंध गुजरात मराठा, तो ये पंजाब सिंध और गुजरात मराठा का जो क्षेत्र है वो कपास के लिए बहुत उपयुक्त है। वहाँ की मिट्टी उपयुक्त है, वहाँ के टेम्परेचर उपयुक्त है, सारा जोग्राफिकल क्लाइमेट जो है सपोर्टिंग है। तो ये पंजाब सिंध कुछ एरिया आपका पाकिस्तान में चला गया है और ईस्ट इंडिया में भी है, और गुजरात मराठा महाराष्ट्र, कुछ मध्य प्रदेश का एरिया, कुछ राजस्थान का एरिया, महाराष्ट्र का एरिया, ये सब है जहाँ की कॉटन होता था। और कॉटन जो है वो चीप रेट पर मिलता था, बहुत सस्ते दर पर कॉटन अवेलेबल था, इसलिए कि ह्यूज कस्टमर माने ह्यूज क्वांटिटी में खरीदने वाले कस्टमर नहीं थे। और आम जनता जो है 1 किलो 2 किलो 4 किलो कॉटन कपास खरीदता है, लेकिन जो ह्यूज कस्टमर था वो था कॉटन टेक्सटाइल्स मिल, जिसकी संख्या बहुत कम थी। और ये जो है कोई रखने का उस समय साधन नहीं होते थे, सस्ता कीमत पर कपास को बेच देते थे, तो ये सस्ता। दूसरा लेबर कॉस्ट की जब बात करेंगे, लेबर कॉस्ट, तो पहला क्या था कि वेज कम होता था, वेज जो है उसकी अमाउंट बहुत कम होती थी,
और दूसरा प्रॉब्लम कि आवर्स ऑफ वर्क ज़्यादा होते थे, आवर्स ऑफ वर्क जो है वो लॉन्गर होता था। तो जैसे अगर 100 रुपया दे रहे हैं और उससे 16 घंटा काम ले रहे हैं और 100 रुपया दे के 8 घंटा काम लें, तो जब 8 घंटा काम लेंगे तो वहाँ लेबर कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा, और 100 रुपया दे के अगर 16 घंटा काम लें तो वहाँ लेबर कॉस्ट कम हो जाएगा। तो यहाँ एक प्रॉब्लम था कि हमारा जो रॉ मटेरियल कॉस्ट था वो भी सस्ता और लेबर कॉस्ट ये भी सस्ता। रिजल्ट क्या था कि जो कॉटन टेक्सटाइल्स अपने देश का था वह ओवरऑल चीप होता था, चीपर इन रेस्पेक्ट टू द अदर नेशंस। और मेन हमारा कंपटीटर था या जिसको हमने डिस्टर्ब किया वो था लंकाशायर। लंकाशायर ग्रेट ब्रिटेन का है और वो कॉटन टेक्सटाइल्स के लिए बहुत काफ़ी मशहूर है। इसके बाद जो है मैनचेस्टर डेवलप हुआ, समझे, तो उस समय लंकाशायर था। अब रिज़ल्ट ये हुआ कि 1875 आते आते हमने लंकाशायर के कॉटन टेक्सटाइल्स मिल को चैलेंज दे दिया, इसलिए कि जो मशीन ब्रिटेन में था वही मशीन इंडिया में इंस्टॉल हुआ था, लेकिन इंडियन कॉटन टेक्सटाइल्स का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत कम होता था, इसलिए उसका प्राइस भी बहुत कम होता था। और क्वालिटी जब सेम है, प्राइस कम है, तो ऑब्वियस है कि इंडियन कॉटन टेक्सटाइल्स का डिमांड ग्रेजुअली बढ़ जाएगा, क्रमशः बढ़ गया। अब यह प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ा लंकाशायर के जो कॉटन टेक्सटाइल्स मिल के एम्प्लॉयर थे, उसको ये प्रॉब्लम हुआ। अब ये लंकाशायर के जो कॉटन टेक्सटाइल्स मिल के एम्प्लॉयर हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट पर दबाव डाले कि आप इंडियन कॉटन टेक्सटाइल्स के प्राइस को इन्हांस कीजिए, अदरवाइज जो है लंकाशायर के कॉटन टेक्सटाइल्स मिल पर एडवर्स इम्पैक्ट पड़ेगा। तो 1875 में बॉम्बे में फैक्ट्री कमीशन का गठन किया गया, कारखाना आयोग का गठन किया गया और इसने अपना रिपोर्ट दिया, गवर्नमेंट को रिपोर्ट सौंपा और इसके रिपोर्ट को कंसिडर करते हुए, कंसिडरिंग द रिपोर्ट ऑफ फर्स्ट फैक्ट्री बॉम्बे फैक्ट्री कमीशन, द गवर्नमेंट पास्ड फैक्ट्रीज एक्ट इन 1881। फर्स्ट फैक्ट्रीज एक्ट अपने देश में ये पारित हुआ 1881 में पारित हुआ। अब ये जो था उसमें चाइल्ड से रिलेटेड प्रोविज़न थे, ये अडल्ट से, वीमेन से रिलेटेड कोई प्रोविज़न नहीं था। तो जैसे कानून पारित हुआ उसके बाद डिमांड होने लगा कि ये केवल डिवोटेड टू चाइल्ड है, इसमें एडल्ट और वीमेन का कोई प्रोविज़न नहीं है। इट मीन्स कि ये कानून इनकम्प्लीट है, देयर इज़ नेसेसिटी टू अमेंड द एक्ट, यानी कि कानून को संशोधित करने की आवश्यकता है। या तो अब गवर्नमेंट क्या की कि जैसे डिमांड होते रहा, प्रेशर पड़ा, तो इस कानून को ही रिप्लेस कर दिया गया, फैक्ट्रीज एक्ट 1891 से। ये रिप्लेस हो गया, यानी फैक्ट्रीज एक्ट 1881 को हटा दिया गया और फैक्ट्रीज एक्ट 1891 लाकर लागू किया गया। इसमें पहली दफ़ा वीमेन से रिलेटेड प्रावधान आया, चाइल्ड का एज जो है थोड़ा बढ़ा दिया गया, समझे, इतना से कम उम्र का बच्चा नियोजित नहीं होगा और इतना से इतना उम्र का बच्चा चाइल्ड कहेंगे, इनके एक कंडीशन होगा, महिला के लिए एक कंडीशन होगा। अब हुआ कि एडल्ट के लिए कोई प्रोविज़न नहीं है, ये भी अच्छा नहीं है, इसको भी हमको चेंज करना की ज़रूरत है, या रिप्लेस करें या अमेंड करें। तो फिर से इस कानून को रिप्लेस किया गया, ये फिर से रिप्लेस हुआ, ये रिप्लेस हुआ फैक्ट्रीज एक्ट 1911 से, फैक्ट्रीज एक्ट 1911 से ये फिर से रिप्लेस हो। यही काम चलते रहा टिल इंडिपेंडेंस, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि टिल इंडिपेंडेंस
आइदर फैक्ट्रीज एक्ट till independence either Factories Act replaced by new one or amended several times. या तो फैक्ट्रीज एक्ट रिप्लेस किया गया, नया लाया गया, या बहुत बार इसको अमेंड किया गया। अब देश स्वतंत्र हो गया और स्वतंत्रता आंदोलन में ये श्रमिक की बहुत बड़ी भूमिका थी। और दूसरा, अगर पॉलिटिक्स देखें वोट बैंक की, तो अगर हम वर्कर के लिए कुछ करें, उसके प्रोटेक्शन के लिए, उसके वेलफेयर के लिए, उसके सोशल सिक्योरिटी के लिए हम कुछ करें, तो हमारे प्रति वह डेडिकेटेड रहेगा और वोट भी देगा। तो वोट की राजनीति हो या जो भी हो, ये जब देश स्वतंत्र हुआ उसके बाद एक डिमांड आया कि अब कोई बढ़िया कानून फैक्ट्रीज एक्ट, अच्छा फैक्ट्रीज एक्ट पारित करना चाहिए, और जो जो प्रॉब्लम है, जिस जिस मैटर पर डिस्प्यूट है, वो सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या करते हुए प्रावधान बनाना चाहिए। तो लास्टली इन सितंबर 1948 ये फैक्ट्रीज एक्ट पारित हुआ। फैक्ट्रीज एक्ट पारित किया गया और ये लागू हुआ और इम्प्लीमेंट हुआ 1 अप्रैल 1949 से। से ये लागू हो गया। ये चलते रहा। इस समय जब पारित हुआ था, इस समय टोटल 11 चैप्टर्स थे एंड 1 शेड्यूल था। 11 अध्याय और 1 अनुसूची था। कानून लागू रहा, लेकिन इन द ईयर 1986 में भोपाल गैस इंसिडेंट हो गया। भोपाल गैस कांड हो गया। उसके बाद कहा गया कि देयर इज नेसेसिटी टू अमेंड द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, कि अगर फैक्ट्रीज एक्ट 1948 परफेक्ट रहता तो भोपाल गैस इंसिडेंट नहीं होता, उसको हम लोग रोक सकते थे। यानी कि इसमें सेफ्टी के प्रावधान को थोड़ा सा और इनलार्ज करने की ज़रूरत है और हजार्डस प्रोसेसेस को यहाँ कंसीडर करने की ज़रूरत है। तो 84 में भोपाल गैस कांड हुआ और 1986 में ये फैक्ट्रीज एक्ट को अमेंड किया गया। – 1984 में भोपाल गैस इंसिडेंट और 1986 में फैक्ट्रीज एक्ट अमेंड हो गया। अमेंड करके इसमें एक चैप्टर जोड़ा गया। चैप्टर 4 जो था वो सेफ्टी से रिलेटेड था, तो उस यहाँ सेफ्टी का प्रावधान चैप्टर में जोड़ा गया, इसलिए ये चैप्टर हम 4A के रूप में रख दिया गया। चैप्टर 4A करके एक नया चैप्टर रख दिया गया। और दूसरा कि एज पर द प्रोविज़न ऑफ चैप्टर 4A के प्रावधान के अनुरूप इसमें 2 शेड्यूल भी इंक्लूड किया गया। 2 शेड्यूल भी इंक्लूड किया गया। इट मीन्स कि इसमें टोटल 11 + 1 12 चैप्टर्स हो गए और 1 + 2 बराबर 3 शेड्यूल्स हो गए। यह कानून चलते रहा। इसके बाद 1999 में सेकेंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर कंस्टिट्यूट हुआ।
सेकेंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर कंस्टिट्यूट किया गया और ये अपना रिपोर्ट सबमिट किया इन द ईयर 2002। इसके चेयरमैन थे मिस्टर रविंद्र वर्मा थे और इस रिपोर्ट में एनसीएल ने एक सिफारिश किया और वो क्या था, इनेक्टमेंट ऑफ अम्ब्रेला लेजिस्लेशन। अम्ब्रेला लेजिस्लेशन पारित करना। अम्ब्रेला लेजिस्लेशन का कंसेप्ट है कि एक सब्जेक्ट मैटर पर एक ही कानून होना चाहिए। जैसे वर्किंग कंडीशन, तो वर्किंग कंडीशन पर फैक्ट्रीज एक्ट है, वर्किंग कंडीशन पर माइंस एक्ट है, वर्किंग कंडीशन पर इंटर स्टेट माइग्रेंट लेबर एक्ट है, वर्किंग कंडीशन पर बीड़ी एंड सिगार वर्कर्स कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट है, वर्किंग कंडीशन पर प्लांटेशंस लेबर एक्ट है। तो एक ही वर्किंग कंडीशन पर अलग अलग इंडस्ट्री वाइज एक्ट है, तो क्यों नहीं इसको मर्ज करके और एक एक्ट बना दें और जो स्पेसिफिक प्रोविज़न है वो अलग रख दें। जैसे जो जनरल माने जो कॉमन प्रोविज़न है उसको एक साथ रखें और जो स्पेसिफिक है कि फैक्ट्रीज एक्ट में ही लागू होगा, माइंस एक्ट में उसकी ज़रूरत नहीं है, या माइंस में लागू होगा, प्लांटेशन में उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो उसको स्पेसिफिक अलग अलग हम रख दें। तो इसी अम्ब्रेला लेजिस्लेशन के कंसेप्ट पर ये ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड पारित हुआ। कोड आया 2020 में और इसमें फैक्ट्रीज एक्ट 1948 को मर्ज कर दिया गया along 13 other working conditions legislation। लेकिन चूंकि यह अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, इसलिए प्रीवियस जो फैक्ट्रीज एक्ट है वही अप्लीकेबल है। जिस दिन यह लागू होगा प्रीवियस फैक्ट्रीज एक्ट में चेंज आ जाएगा। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे प्रीवियस फैक्ट्रीज एक्ट। अब यहाँ इसमें पहला है कि डेफिनेशंस हम लोग देखते हैं। परिभाषा है, पहला परिभाषा है जो इम्पोर्टेंट है वो है फैक्ट्री। फैक्ट्री किसको कहते हैं? तो कहता है कि कोई एक प्रीसिंक्ट हो। प्रीसिंक्ट मतलब होता है घेरा, बाउंड्री। प्रीसिंक्ट एक बाउंड्री, निश्चित जमीन का भूभाग हो, उस पर प्रीमिसेज बना हो। प्रीमिसेज मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीन, इक्विपमेंट, ये सब के लिए ये प्रीमिसेज है। जिस तरह का नेचर ऑफ फैक्ट्री होगा उसी तरह से वहाँ प्रीमिसेज दिखाई देगा। जैसे कॉटन टेक्सटाइल्स में जो इंटरनल प्रीमिसेज का इंटरनल जो मशीन वगैरह होगा वो डिफरेंट होगा, जूट इंडस्ट्री का डिफरेंट होगा, आयरन एंड स्टील का डिफरेंट होगा। तो जो नेचर ऑफ फैक्ट्री है उस हिसाब से हम अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर वो वहाँ रखते हैं। और इस प्रीमिसेज में, चाहे एक प्रीमिसेज में चाहे ऑल, एक प्रीमिसेज में या ऑल प्रीमिसेज में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता हो, विनिर्माण प्रक्रिया होती हो। आइदर एनी वन और ऑल, आइदर वन और मोर, ऐसे कर देते हैं। एक प्रीमिसेज या अधिक प्रीमिसेज में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है।
और इस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में एटलीस्ट यहाँ वहाँ कम से कम 10 पर्सन्स विथ पावर और एटलीस्ट 20 पर्सन्स विदाउट पावर एम्प्लॉयड हों और एनी डे ऑफ प्रीसीडिंग 12 मंथ्स या विगत 12 माह में किसी भी दिन नियोजित हों, तो इसको इस तरह के संस्था को हम लोग फैक्ट्रीज कहते हैं। अब नया जो कोड पारित हुआ है, उस कोड में यही चेंज है। जो कोड 2020 का है उसमें जो फैक्ट्री का डेफिनेशन दिया गया है, फैक्ट्री का डेफिनेशन में हल्का चेंज किया गया है। और वो चेंज क्या है कि एटलीस्ट 10 को कर दिया है एटलीस्ट 20, एटलीस्ट 20 को कर दिया है एटलीस्ट 40। यानी कोड में जो डिफिनीशन दिया है वहाँ एटलीस्ट 10 पर्सन्स विथ पावर को किया है एटलीस्ट 20 पर्सन्स विथ पावर, और एटलीस्ट 20 पर्सन्स विदाउट पावर को कर दिया है एटलीस्ट 40 पर्सन्स विदाउट पावर। यही डेफिनेशन में चेंज आया है। 10 को रिप्लेस किया है 20 से, 20 को रिप्लेस किया है 40 से। अब यहाँ दो और इम्पोर्टेंट है। एक वर्ड है पावर, एक वर्ड जो है वो है पावर, और दूसरा वर्ड है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो इसको हम लोग देखेंगे। दो इम्पोर्टेंट वर्ड आया, पावर और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अब इसको हमको देखना है कि पावर और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को। पावर, पावर को कहता है पावर इंडिकेट्स एनर्जी। पावर मीन्स एनर्जी, एनर्जी, और एक्सेप्ट छोड़कर द एनर्जी ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल, एक्सेप्ट द एनर्जी ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल, यानी मानवीय और पशु ऊर्जा को छोड़कर। तो इसके अलावा जब एनर्जी को हम देखेंगे तो देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी है, नेचुरल गैस है, सोलर एनर्जी है, लकड़ी है, कोयला है, वुड है, कोल है, तो ऑल आर द सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो जहाँ भी ये एनर्जी का यूज होता होगा ज़रूर वहाँ मशीन का भी यूज होता होगा और मशीन को इंस्टॉल किया गया होगा। तो ये पावर का यही डिफिनीशन है कि पावर मीन्स एनर्जी एक्सेप्ट द एनर्जी ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल। शक्ति का तात्पर्य ऊर्जा से है, लेकिन मानवीय और पशु ऊर्जा को छोड़कर। अब अगला जो इसमें है वो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। विनिर्माण प्रक्रिया। अब दो चीज़ होता है, निर्माण और विनिर्माण। निर्माण मीन्स कंस्ट्रक्शन, अब विनिर्माण का इंग्लिश मैन्युफैक्चरिंग। अब है कि दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है। तो निर्माण जब क्लोजर टू या अटैच टू या इंस्टॉल्ड ऑन अर्थ सरफेस हो, यानी ज़मीन से जो इंस्टॉल करते हैं, जिसको फिक्स करके हम बनाते हैं, वो कहते हैं निर्माण। जैसे घर का निर्माण कंस्ट्रक्शन होगा, डैम कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन, ब्रिज का कंस्ट्रक्शन। और विनिर्माण होता है कि जिसमें मूवेबल नेचर होता है। हम कोई नया चीज़ बनाएं लेकिन उसमें मूवेबल नेचर है, यहाँ से वहाँ जाए, वो कहेंगे, तो उसको हम लोग कहेंगे विनिर्माण। अब यहाँ बहुत लंबा डेफिनेशन दिया है, जिसको हम लोग डेफिनेशन को किताब से ही याद करेंगे, लेकिन कैसे समझेंगे
कि ये विनिर्माण है या नहीं है। तो इसके लिए एक नोट होता है कि टू चेंज द शेप साइज कंडीशंस और पोजीशन of any substance without excavation or plantation process। यानी किसी भी वस्तु की आकार, आकृति, अवस्था एवं स्थिति को बिना खनन या बागानी प्रक्रिया के परिवर्तित कर दिया जाए, उसको हम लोग विनिर्माण प्रक्रिया कहेंगे। जैसे कोयला ज़मीन के नीचे है और कोयला को ज़मीन के ऊपर ला देते हैं तो उसका पोजीशन चेंज हो जाता है, बिलो ग्राउंड से अबव ग्राउंड होता है। लेकिन कोयला को ज़मीन के ऊपर लाने के लिए उसका खनन होता है, तो ये विनिर्माण प्रक्रिया नहीं होगा। तो किसी भी वस्तु का आकार, आकृति, अवस्था एवं स्थिति को खनन और बागानी नहीं होना चाहिए। जैसे कोई सीड्स है, बीज को हम ज़मीन में डाल देते हैं तो बीज का शेप साइज चेंज कर जाता है, कंडीशन चेंज कर जाता है, प्लांट के रूप में या ट्री के रूप में वो डेवलप हो जाता है, तो वो प्लांटेशन प्रोसेस है। यानी कि ये प्लांटेशन और खनन, बागानी और खनन दोनों नहीं होना चाहिए। और किसी भी वस्तु को अगर ये सब चेंज हो रहा है तो उसको हम लोग विनिर्माण प्रक्रिया कह देंगे। अब यहाँ एक चीज़ एग्जाम्पल से हम लोग देख सकते हैं कि अगर ज़मीन के नीचे पेट्रोलियम है और ज़मीन के नीचे कोल है, कोयला है, इसको हम एबव ग्राउंड लाते हैं, तो पेट्रोलियम का खनन नहीं होता है। पेट्रोलियम का होता है पंपिंग, और इसका क्या होता है? एक्सकेवेशन। तो हमारा रिस्ट्रिक्शन है कि एक्सकेवेशन नहीं होना चाहिए। पंपिंग अगर हो रहा है तो ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो जाएगा, ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नहीं होगा, ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नहीं होगा, इसलिए कि यहाँ एक्सकेवेशन हो रहा है, जबकि यहाँ क्या हो रहा है? पंपिंग हो रहा है। अब दूसरा हम देखते हैं, जैसे फैक्ट्री ए है और एक फैक्ट्री बी है। यहाँ भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा हो, यहाँ भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा है। यहाँ 9 पर्सन्स विथ पावर हैं, शक्ति की सहायता से 9 ही व्यक्ति हैं, और यहाँ 10 पर्सन्स विथ पावर है। तो यहाँ 9 है, सारा प्रोसेस सिमिलर है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वगैरह सारा सिमिलर है, लेकिन 9 पर्सन है, यहाँ 10 पर्सन है। तो फैक्ट्री कहलाने के लिए यहाँ 10 आदमी की ज़रूरत होगा। यहाँ भी एक अगर इंक्लूड कर दें तो पूरा कर देगा। तो फैक्ट्री ये भी है और फैक्ट्री वो भी है। उसमें क्या खूबी है कि यहाँ फैक्ट्रीज एक्ट अप्लीकेबल होगा। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 एप्लीकेबल होगा, लागू होगा।
और यहाँ जो है वो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 लागू नहीं होगा। ये यहाँ फैक्ट्रीज एक्ट 1948 नॉट एप्लीकेबल। तो ऐसा भी सिचुएशन आएगा कि केवल एक आदमी की कमी से यहाँ फैक्ट्रीज एक्ट नहीं लागू हो रहा है और वहाँ फैक्ट्रीज एक्ट लागू हो रहा है, जबकि दोनों का सिमिलर नेचर है। यहाँ एक आदमी बढ़ा दिया जाए, एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इस तरह का अगर फैक्ट्रीज है तो इसको कहते हैं अनरेगुलेटेड फैक्ट्री। अनरेगुलेटेड फैक्ट्रीज कहेंगे। और इस तरह का है तो इसको कहेंगे रेगुलेटेड फैक्ट्रीज। तो जब फैक्ट्रीज एक्ट पढ़ा जाता है तो वहाँ केवल रेगुलेटेड फैक्ट्रीज की बात किया जाएगा, जहाँ फैक्ट्रीज एक्ट 1948 लागू होता हो। इसको हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि फैक्ट्रीज जो हैं वह दो तरह के होंगे। एक होगा अनरेगुलेटेड, इसका क्या खूबी होगा, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 डज नॉट अप्लाई, यहाँ लागू नहीं है। और दूसरा हो गया रेगुलेटेड फैक्ट्री, जहाँ फैक्ट्रीज एक्ट 1948 अप्लाई होता है। अब जब रेगुलेटेड फैक्ट्री की बात करेंगे, इसलिए कि जब कानून पढ़ेंगे तो हमारा कंसंट्रेशन ओनली ऑन रेगुलेटेड फैक्ट्री होगा। रेगुलेटेड फैक्ट्री जो है वो अगेन दो तरह का देखा जाता है। एक वैसे फैक्ट्री होते हैं जो सालों भर चलते हैं, और एक वैसे फैक्ट्री होते हैं जो साल के एक स्पेसिफिक टाइम, स्पेसिफिक पीरियड 6 माह अप्रॉक्सीमेट चलते हैं, 6 माह वो बंद रहते हैं। तो जो सालों भर चलता है, जाड़ा गर्मी बरसात, वो कंटिन्यू प्रोसेस वहाँ रहता है, उसको कहते हैं 24 मल्टीप्लाइड बाई 7, यानी 24 घंटा 7 दिन जो चलता हो, तो उसको हम लोग कहते हैं 12मासी कारखाना, पेरेनियल फैक्ट्रीज। और जो वर्ष के स्पेसिफिक टाइम में ही चलता है, इसको कहा जाता है सीजनल फैक्ट्रीज, मौसमी कारखाना। तो जो रेगुलेटेड फैक्ट्री होता है उसको हम लोग फर्दर क्लासीफाई करते हैं दो पार्ट में। एक हो गया अनरेगुलेटेड, जहाँ फैक्ट्रीज एक्ट अप्लाई नहीं होता है। दूसरा रेगुलेटेड, जहाँ फैक्ट्रीज एक्ट अप्लाई होता है, लागू होता है। और जब रेगुलेटेड फैक्ट्री की बात करेंगे, वह फिर से दो तरह का हो गया। एक हो गया पेरेनियल फैक्ट्री, 12मासी, और दूसरा हो गया सीजनल, मौसमी, यानी जो सालों भर चले या साल के कुछ एक स्पेसिफिक टाइम तक चले। अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि फैक्ट्रीज एक्ट में इस सेक्शन की ही हम बात करेंगे, इस सेक्शन की हम बात करेंगे, यानी हमारा कंसंट्रेशन ऑलवेज ऑन रेगुलेटेड फैक्ट्रीज होता है। अब अगला है वर्कर की। वर्कर को डिफाइन किया गया। वर्कर को एक किया गया है बिलो 14 ईयर्स, 14 बरस से कम। इसको कहा जाता है यंग चाइल्ड या यंग चिल्ड्रन। नॉट अलाउड टू एम्प्लॉय, यानी कि इनको कारखाना में नियोजित नहीं किया जा सकता है। दूसरा है 14 ईयर्स एंड अबव,
14 साल या उसके से अधिक के हों, ये अलाउड टू एम्प्लॉय हैं, यानी इसको कारखाना में नियोजित किया जा सकता है। अब इनको फिर से फर्दर 2 पार्ट में बांटा गया है। एक 18 ईयर्स एंड अबव, 18 साल या अधिक के हों, इनको कहा गया एडल्ट। दूसरा जो बिटवीन 14 एंड 18 ईयर्स हो, जो 14 से 18 वर्ष के बीच में हो, इनको कहा गया यंग पर्सन। फिर से फर्दर यंग पर्सन को 2 पार्ट में क्लासीफाई किया गया, 14 टू 15 ईयर्स, इनको कहा गया चाइल्ड, बालक, और दूसरा 15 टू 18 ईयर्स, इनको कहा गया एडोलेसेंट, किशोर, किशोर कहा गया। तो ये फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में है। कोड में क्या किया है कि कोड में, जब कोड की हम बात करेंगे तो कोड में क्या किया है, जो हमारा कोड है, कोड में यही चेंज किया है कि ये टोटल 14 टू 18 ईयर्स वाले को एडोलेसेंट का दिया है। कुमार या किशोर कह दिया है, और कोई डिफरेंस चेंज नहीं है। लेकिन अभी ये लागू नहीं हुआ है। जिस दिन लागू हो जाएगा, यंग पर्सन का कंसेप्ट खत्म, चाइल्ड और एडोलेसेंट का कंसेप्ट खत्म, 14 टू 18 ईयर्स को डायरेक्ट एडोलेसेंट केवल कहा जाएगा। यंग पर्सन, यानी ये समझिए यंग पर्सन जो है टर्म, ये सब्स्टिट्यूट हो गया एडोलेसेंट शब्द से, और नीचे वाला समाप्त हो। तो ये चेंजेज आया है, लेकिन अभी हमारा यही एप्लीकेबल है, यही अभी तक हमारा चलेगा, जो प्रीवियस है यही चलेगा, ये अभी नहीं एप्लीकेबल। तो ये वर्कर को क्लासीफाई किया है। कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, जैसे पूछ दिया फॉर एग्जांपल यंग पर्सन, तो इसको 2 तरह से, कि एनी पर्सन हु हैज़ कंप्लीटेड 14 ईयर्स ऑफ एज बट नॉट कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज, और दूसरा कहते हैं कि एनी पर्सन बिटवीन द एज ऑफ 14 एंड 18 ईयर्स शैल बी कंसिडर्ड एज यंग पर्सन। तो उसको 2 तरह से। उसी तरह चाइल्ड को, एनी पर्सन हु हैज़ कंप्लीटेड हिज 14 ईयर्स ऑफ एज बट नॉट कंप्लीटेड 15 ईयर्स ऑफ एज शैल बी कंसिडर्ड एज चाइल्ड। और दूसरा कहेंगे कि एनी पर्सन बिटवीन द एज ऑफ 14 टू 15 ईयर्स शैल बी कंसिडर्ड एज चाइल्ड। यानी कि बालक का तात्पर्य वैसे व्यक्ति से है जो 14 से 15 वर्ष आयु के बीच के हों, या ऐसे कि बालक का तात्पर्य वैसे व्यक्ति से है जो 14 वर्ष की आयु पूरी कर लिया हो लेकिन 15 वर्ष की आयु पूरी नहीं किया हो। तो इस तरह से हम लोग हर को डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिएगा कि ये कानून जो है बताया कि टोटल 12 चैप्टर्स है, 12 चैप्टर्स है एंड 3 शेड्यूल्स हैं। और इसके इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस हैं। इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ द एक्ट वो है चैप्टर 3 to 8, चैप्टर 3 से लेकर और चैप्टर 8 तक इसके मुख्य प्रावधान को रखा गया है। कारखाना अधिनियम के मुख्य प्रावधान को चैप्टर 3 से लेकर के और चैप्टर 8 तक रखा गया है, और उसके बाद एक्सिलरी प्रोविज़न रखा गया।